हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? शुभ संध्या आप सभी को। आई होप बढ़िया होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम सेक्शन अधिगम का 2022 का पूरा पेपर करेंगे। कल मैंने आपको 22 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसे उसकी ही क्लास दी थी। आज मैं आपको आपके पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी। कोशिश यही रहेगी कि आपका यह वीडियो एक ही पार्ट में बने और सारे क्वेश्चंस हो जाएं आपके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहाँ पर हम सेक्शन अधिगम यानी कि यह 50 नंबर का पेपर दूसरे दिन आपको होगा। हिंदी में पूरा पेपर आएगा, 40 क्वेश्चन आपको आएगा, 15 आपको बहुविकल्पी आएगा और 25 नंबर आपके पासिंग है। इतना टारगेट आपको ध्यान में लेकर ज़रूर से ज़रूर चलना है और सभी विषय में जल्दी से जल्दी लिखने का भी प्रयास करना है ताकि आपके क्वेश्चन एक भी छूटने ना पाएँ। चलिए देखते हैं, तो पूरा वीडियो इन तक देखिएगा। आइए देखते हैं कि क्या है। तो मैंने रिसेंट में ही आपको सब कुछ बताया था, करवाया था। 2 घंटे का टाइम इंटरवल रहेगा। ये 22 का लेटेस्ट पेपर है जहाँ पर, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने अभी कल ही रिसेंट में करवाया है। तो ये आपके तैयार भी होंगे, साथ ही साथ जो आगे के प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयोग सभी। तो हम सभी जानते हैं कि पहले का 4th ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, साविद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का है? तो हम सभी जानते हैं कि आदर्शवादी विचारधारा का है। पहला ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है, तो किस पर डिपेंडेंट शिक्षण सूत्र है? हम सभी जानते हैं कि चारों ऑप्शन में सूक्ष्म, स्थिर, ज्ञात, अज्ञात और पूर्ण से अंश, विशिष्ट से सामान्य। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पूर्ण, आकृति, संपूर्ण की चीज़ें, संपूर्ण से अंश, अंश की बात है। तो पूर्ण से यहाँ पे आपका अंश वाला जो है वो तीसरे का तीसरा करेक्ट होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया या कथन किसका है? तो राइट आंसर आप जानते हैं ये जॉन ड्यूवी का है, जो कि बहुत ही फेमस कथन है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से, किस लैटिन शब्द से हुई है? तो वह जो राइट आंसर वो कम्युनिस से हुई है, जिससे मिलकर ये हमारा कम्युनिकेशन शब्द जो है वो बना हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट, संप्रेषण एक कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण, इसीलिए 6th में आपका दूसरा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है? तो हम सभी जानते हैं किलपैट्रिक। तीसरा ऑप्शन 7th का करेक्ट है। मैं फटाफट करवा इसलिए रही क्योंकि कल ही मैंने करवाया था आप लोगों को। निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं, कोई एक ऐसा है जो सिद्धांत नहीं है, तो वो परिमाण का कोई सिद्धांत नहीं। बाकी से उपरोक्त तीनों जो हैं वो आपके सही हैं। नेक्स्ट आइए, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण पद्धति के माध्यम से होता है? तो हम खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, व्याख्यान, ये तो हम कहानी के माध्यम से हम जो है कल्पना और तर्क शक्ति का मतलब प्रशिक्षण देते हैं और आसान से बच्चे सीख जाते हैं। 10th प्रश्न है, सुकराती प्रविधि किसे कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं सुकरात की जो प्रविधि होती है ना, वो क्वेश्चंस का बाण होता है। तो तीसरा ऑप्शन आपके 10th का यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए, शिक्षक केंद्रीय शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो टीचर जो होता है वो सेंटर में रहता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो डीएलएन। ठीक है, 12th में भी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 13 पे आइए, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या होता है? कभी भी पाठ प्रस्तावना कौशल हो, इंट्रोडक्शन स्किल की जब बात हो रही है, तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान जो होता है वो बहुत ही आधार बिंदु होता है और उसी के बेस पर हम आगे की चीज़ों को डिफाइन कर पाते हैं। आगे बढ़ते इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, व्याख्यान विधि में छात्र में जब व्याख्यान होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, तो बच्चे कैसे रहते हैं? निष्क्रिय रहते हैं, सिर्फ श्रोता की तरह सुनते रहते हैं, बाकी उनकी कोई वहाँ पे भूमिका नहीं होती है। अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप अधिगम का अर्थ क्या बता सकते हैं? तो यहाँ पर आप इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बहुत आसान मैंने प्रश्न आपको दिया है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। चलिए इसी के साथ अब बारी है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की। तो सबसे पहला आपका 16वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि संप्रेषण की परिभाषा, कोई एक परिभाषा लिखिए। संप्रेषण की कोई एक परिभाषा कोई भी आप लिख दीजिए। आप बनाकर लिख पा रहे हैं तो ठीक, याद है तो ठीक। संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने एवं समझने की प्रक्रिया होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपनी बात को दूसरे के तक, दूसरे की बात को खुद से लेने देने, लेन देन बातचीत का कार्यक्रम करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ, देखते हैं 17। संप्रेषण के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? संप्रेषण जब बनता है तो उसकी एक साइकिल बनती है जिसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया।
तो वो जो उसमें घटक आते हैं क्या क्या, वो क्या है। तो पहला स्रोत होता है यानी कि सोर्स, फिर उसके बाद मैसेज होता है यानी कि संदेश आपका, ठीक है, मैसेज है इन्फॉर्मेशन। फिर एक प्राप्तकर्ता होता है जिसको आप भेज रहे हैं, रिसीवर कहलाता है इंग्लिश में। इसके माध्यम से एक चैनल का मीडिया हो जिसके थ्रू आप भेज रहे हो, और उसके बाद लास्ट आपको फिर फीडबैक मिल रहा है। तो ये एक साइकिल के रूप में है, जो कि इसमें आप साइकिल नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन अगर यही 2 नंबर वाले में पूछे तो साइकिल एक बना दीजिए और लिख दीजिएगा। अब आप में से बहुत बच्चे में पूछते हैं मैम हम भी ऐसे बगल में इंग्लिश लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है। आप तो मैं आपको समझाने के लिए, जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं वो भी बच्चे आसानी से समझ पाएँ, कुछ चीज़ें पढ़ाई जा रही तो उनके लिए भी लाभप्रद हो, इसीलिए मैं ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से लेती हूँ। अन्यथा आप लोग उसको नहीं लिखें तो ज़्यादा उचित होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। शिक्षण में जो अभिप्रेरणा की बात आती है, मोटिवेशन, वो उस सिद्धांतों का क्या मतलब है। तो अभिप्रेरणा का संबंध उन ऐसे कारकों से है, ऐसे फैक्टर से है जो मानव शरीर को कार्य करने के लिए गतिमान करते हैं, जो मानव शरीर को कार्य करने के लिए काफ़ी एनर्जी देते हैं, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। बच्चे उनके थ्रू, आप बच्चे ही क्या, हम सभी भी उसी के थ्रू अच्छे से कार्य को कर पाते हैं, संपन्न करने में भी काफ़ी हमें मदद मिलती है। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा पेपर मैं आपको सॉल्व करवा के यहाँ पर, आज पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमारा यह पेपर आज की क्लास में यहीं पर पूरा हो जाए। चलिए इसी के साथ फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 19th पे शिक्षण के किन्हीं 2 शिक्षण सूत्र लिखिए, कोई भी लिख दीजिए। तो ज्ञात से अज्ञात, एक सरल से कठिन ये है, ठीक है। आप इनके बारे में भी अगर एक 2 लाइन लिख देंगे तो इनफ है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना चाहिए। 20 पे आइए, प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है। प्रशिक्षण किसी विशेष कार्य को करने के लिए, कोई स्पेशल वर्क करने के लिए कर्मचारियों के कौशल, क्षमता और ज्ञान को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है, जहाँ पर हम कर्मचारी के जो कौशल है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो योग्यता है, हम उनको बढ़ाने का हमें वहाँ पे मौका मिलता है और हम उसके द्वारा करते हैं, सिखाते हैं। नेक्स्ट आइए, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2। यह तो आपको वस्तुनिष्ठ में भी पूछ सकता है। एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक हो, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। 21 हो गया। 22, अपेक्षित अधिगम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। ये अच्छा प्रश्न है। तो आप लिख सकते हैं कि अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई। एक अपेक्षित, अधिगम और स्तर। अपेक्षित शब्द का मतलब होता है ज्ञात करना। अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना या सीखने के लिए जीवन उपयोगी जो दक्षताएं हैं, स्किल हैं, उनमें परिवर्तन करना, उनमें परिवर्तन ले आना, अपने व्यवहार में चेंज ले आना, अनुभव के आधार पर चेंज ले आना। और स्तर शब्द का आशय है कि उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है कि आपको वहाँ पर उतने समय पे क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, आपके स्तर के हिसाब से आपको हर चीज़ें दी जाती हैं। क्लियर है। इसी के साथ आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं, कोई भी 2 विशेषताएं बतानी है। तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम होता है जो मनोविज्ञान के आधार पर संगठित, मनोविज्ञान के थ्रू बनाया गया है, जहाँ पर बाल केंद्रित बच्चों को ध्यान में रखकर हर चीज़ सिखाई जा रही, बताई जा रही, समझाई जा रही। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक के जीवन से संबंधित पाठ्यक्रम माना जाता है, जो बालक के जीवन से उपयुक्त हो, उसके लिए अच्छा हो, लाभप्रद हो, सिखाया जाए, बताया जाए, क्योंकि यह बालकों की रुचि हो, जो उनकी रुचियां हैं छोटी छोटी, उनके जो अनुभव हैं, उनकी आवश्यकताओं पर डिपेंड होता है। हम उनको रुचियों के बेस पर सिखाते हैं, उनकी आवश्यकताओं के बेस पर उनको सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब उन्हें रुचियाँ होंगी और उनमें आवश्यकता होंगी तो वो उनके महत्व को समझेंगे और वो उस चीज़ का भरपूर से ध्यान पे समय के साथ हर चीज़ को सीखने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 23 तक हमने कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक सिंपल, और ये मेरे आंसर्स हैं, ना कि किसी सीरीज़ के हैं और ना ही कहीं और से हैं। चलिए, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम बताइए। तो कोई भी आप लिख सकते हैं। मांटेसरी विधि मारिया मांटेसरी की है, प्रतिपादक का नाम भी बगल में। किंडरगार्टन फ्रोबल की है, प्रोजेक्ट कैल्पेट्रिक की है। डॉल्टन विधि मिल्स पार्कहर्स्ट की है, पार्कहर्स्ट या नाम याद रहता है। बेसिक पद्धति जो है या बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं, महात्मा गांधी की है। तो ये आपका 24 का कई सारा यहाँ पर हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते इसी के साथ 25 पे, पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषयों में किया जाता है। तो विद्यालय पर्यटन प्रविधि का विकास किया गया विद्यालयों में किया जाता है, जिसके द्वारा भूगोल, ज्योग्राफी जो है वो ज़्यादा सिखाई जाती है, इतिहास भी थोड़ा बहुत सिखाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि भूगोल में सामाजिक जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी लाभप्रद है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक किस विषय में होती है। तो प्रयोग तो विज्ञान में काफ़ी अच्छा होता है, हम एक्सपेरिमेंट उसी में करते हैं, मैथ में जाके प्रयोग नहीं करते, प्रैक्टिस करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करिए। कोई एक परिभाषा आप सूक्ष्म शिक्षण की बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि माइक्रो टीचिंग एक अभिनव तकनीकी है, ठीक है, अभिनव तकनीकी है, जहाँ पे इच्छुक शिक्षक अपने शिक्षण कौशल और शैली पर तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त कर सिखाता है और तत्काल फीडबैक भी वहीं पर लेता है। आगे बढ़िए, शिक्षण कौशल की एक परिभाषा बताइए। ये यहाँ पर शिक्षण कौशल की एक परिभाषा, यहाँ पर वो सेम चीज़ है, सूक्ष्म है और शिक्षण कौशल है, ठीक है।
नेक्स्ट 28 है, तो शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता, सरल रास्ता, सरसता प्रदान करते हैं और विचारों से संपन्न की गई जितनी भी चीज़ें होती, क्रियाएं हैं, व्यवहार है, काम है, उनमें आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप उनसे काम आसानी से कर पाते हैं। श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटक को लिखिए। तो श्यामपट्ट कौशल में अच्छी लिखावट, सुंदर लेखन, ब्लैक बोर्ड की साफ सफाई, ब्लैक बोर्ड पर लिखित जो भी चीज़ें वो उपयुक्त होनी चाहिए, तो ये इनके घटक में आप उसमें लिख सकते हैं। 30 पे आइए, स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। 30वां प्रश्न आपके हैं, मैं 10 मिनट में आपको आपके पूरे पेपर को कवर, ये यहाँ तक आपके अति लघुत्तरी हो गए। लघुत्तरी तो फिर फटाफट, बहुत वक्त नहीं लूँगी, वक्त इंपॉर्टेंट है, कम समय में स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए कि क्या क्या हमें पढ़ना है। स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं, तो कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण का उद्देश्य ये है कि छात्रों के सामने नवीन ज्ञान को इतने सुंदर और बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत करें कि वो हृदय मग्न कर लें और उसको एक ही बार में पढ़ के सीख लें। स्पष्टीकरण जितना भी चीज़ क्लियर है, क्लियरेंस के साथ है, बच्चा उसको उतने अच्छे तरीके से सीखता है, पढ़ता है, समझता है, उसी के अनुसार प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है। आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर और कट में होना चाहिए। मिलते हैं फिर ये चीज़ें यहाँ समझ में आए। ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे जिनके वही थॉट प्रोसेस उस चीज़ को लेकर एकदम क्लियर आउट है, एकदम क्लियर है, बेसिकली डीपली नॉलेज है। क्लियर? तो यहाँ तक बात आपको 30 प्रश्न तक समझ में आई। मुझे उम्मीद है कि आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न आप सभी के अच्छे हुए होंगे और आप सभी को बखूबी हर एक चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया, फटाफट क्लास को लाइक करें। चलिए जल्दी, आप जितना जल्दी लाइक करेंगे मैं उतना जल्दी आपके लघुत्तरी प्रश्न की तरफ आगे बढ़ूंगी और आपको 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं जो कि नहीं करवाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं, मेरे थ्रू तो हुई हैं, मैंने एक्सप्लेन किया है, सिखाया है, हर चीज़ बताती रहती हूँ, तो फटाफट तो लाइक तो बनता है क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चले बढ़े आगे, आई होप सो कर दिया होगा आप लोग ने। चलो लघुत्तरी में आते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है चलिए जानते हैं। कह रहा है कि शिक्षा में मानचित्र और चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। मानचित्र, मैप, चार्ट, नक्शा, इनकी क्या उपयोगिता है। तो आजकल सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान आदि संबंधी वस्तु स्थिति सब अवेलेबल है, तो बोधों के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए मानचित्र किसी आकृतियाँ, चार्ट, ग्राफ, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये काफ़ी उपयोगिता, इनकी काफ़ी उपयोग हो रहा है। और उपयोगिता ये है कि चीज़ें आसान हो जा रही है, वहाँ पर जाकर ढूंढने से अच्छा। आज रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही से है कि जब आप शिक्षा में कोई रोड मैप बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं, उसके माध्यम से सिखाएं तो वो काफ़ी बच्चों को सरलता होती है, बच्चे उसको बहुत अच्छे तरीके से कम समय में बढ़िया प्रदर्शन के साथ सीख लेते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, संप्रेषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो 2 प्रकार होते हैं, मौखिक होता है और लिखित होता है। क्लियर है? आप शाब्दिक और अशाब्दिक भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। शाब्दिक का मतलब जैसे आप शब्द को निकाल रहे हो, अशाब्दिक आप नहीं बोल रहे हो। नेक्स्ट आइए, क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, नाम से ही क्लियर है। यह सिद्धांत भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसरों को, जहाँ पर भाषा का प्रयोग है उसके अवसर को उपलब्ध करा रहा है। सृजनात्मकता की ओर ध्यान देता है, क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिया है, काम तो करना पड़ेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा, कुछ हटके बनाना पड़ेगा। इसके अनुसार कक्षा में परिचर्चा करना, डिबेट करना, प्रश्न पूछना, आगामी क्रियाओं में पार्टिसिपेट करना, एक्टिव रहना, पठन के प्रति काफ़ी सजग रहना, हतोत्साहित नहीं होने देना किसी को, खुद भी नहीं, दूसरे को भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत चीज़, जब हम कोई काम करते थे कि हम जैसे रंगोली का कंपटीशन बनाते हैं तो कितने प्यार से बनाते हैं, खुशी से बनाते हैं। कोई और काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एग्जीबिशन में जा रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, तो ये क्रिएटिविटी है। जितना आप सृजनशील होकर काम को बढ़िया तरीके से करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी उतनी अच्छी होंगी और आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न 34, शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। तो शिक्षण नए ज्ञान को प्रदान करने की तलाश होती है। शिक्षण जो होता है ना, वो खोजी होता है, नई चीज़ें खोजने का एक प्रकाश होता है, प्रकार होता है, पद्धति होती कह सकते हैं। जबकि परीक्षण जो होता है वो एक विशिष्ट कौशल के सेट विकसित करने में होता है कि हमको एक कौशल का सेट बनाना है, उपकरणों और तकनीकों के साथ पहले से जानकारी को तैयार करता है और पहले से भी चीज़ों को क्लियर करके रखता है, पहले से एकदम प्री प्लान का योजनाबद्ध होता है। लेकिन शिक्षण जो होता है वो नई नई चीज़, जैसे कोई चीज़ फंस गई, पढ़ा रहे हैं तो किसी बच्चे ने कुछ, अब ये थोड़ी बताया था कि बच्चा क्या क्वेश्चन पूछेगा, टीचर का ये जान जाए। हाँ, नॉर्मल एक आकलन होता है, लेकिन ये सबके मन की बात थोड़ी बयान सकता है, तो वो खोजी प्रवृत्ति होती है। आगे बढ़िए, 35, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट करिए। उपचारात्मक का मतलब उपचार करना, वैध वाला काम करना। उपचारात्मक शिक्षण विद्यार्थियों के सामान और विशिष्ट कमजोरियों को छुटकारा पाना है। आप उनको छुटकारा दिलाओ, छोटी छोटी चीज़ों को समझो, दिक्कत कहाँ है, बच्चा क्यों परेशान है, उसे क्या नहीं समझ में आ रहा है,
उपचार उनको दो, तभी आप उसको जो है सही से शिक्षण दे सकते हैं और उचित स्तर पर उचित समय में चीज़ों को सिखाएंगे तो काफ़ी बढ़िया होगा और बच्चा काफ़ी सीखेगा। उपचार शिक्षक के द्वारा, माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा किया जाता है बच्चों का। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। अब ये क्या है, माइक्रो टीचिंग क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी तकनीकी है जिसका उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था तैयार करता है। जो कक्षा चलती रहती है उसका एक बड़ा रूप तैयार करता है, जो रियलिटी के साथ है, वास्तविक रूप लाता है। इस तकनीक के माध्यम से शिक्षक उम्मीदवार प्रत्येक कौशलों के छोटे छोटे भागों में तोड़ता है और भीड़ भाड़ वाली कक्षा में ये अराजक वातावरण में सामान किए बिना सीखने का प्रयास होता है। सूक्ष्म शिक्षण में आप कह सकते हैं कि बहुत आपको हर एक चीज़ को छोटे छोटे खंडों में और एक टाइम पर एक ही कौशल को बताना रहता है और हर मिनट बाद, मतलब हर समय बाद आप अलग अलग कौशल से परिचित होते हैं और आपको अलग अलग कौशल बताया था। इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, वो अपने व्याख्यान, अपने अनुभव को वहाँ पर साझा करते हैं और तुरंत आपको प्रतिपुष्टि भी मिल जाती है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से आप क्या मतलब समझते हैं? शिक्षा की एक से अधिक कक्षाओं का समायोजन या ऐसी स्थिति बहुश्रेणी में आती है। बहुकक्षा में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। बच्चे एब्सेंट है, उन्हें टीचर नहीं आए हैं, क्लास कम है, वहाँ पंखे वगैरह दिक्कतें हो रही, तो बहुत सारी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं मल्टीपल क्लास कंबाइंड क्लास करके ज्वाइन कर दिया जाता है। अक्सर ऐसा तब होता है जब टीचर नहीं आते हैं या क्लासरूम नहीं अवेलेबल है या उस रूम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसा अक्सर किया जाता है। तो ये चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 38 है कथन युक्ति को स्पष्ट। कथन युक्ति क्या होती है? कथन किंवदंतियाँ एक प्रकार से कथन है, कोई स्टेटमेंट कही गई है उसका अनुपालन करना, लोग उसको अनुपालित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में कुछ ये बनाकर लिख देंगे, क्योंकि मैंने लास्ट नाइट में बनाया PDF और मैं जल्दी जल्दी में कुछ आंसर्स नहीं लिखी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मुझे वर्क करते करते। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर से बनाकर लिख ले। कथन में हम कह सकते हैं उदाहरण डालते हैं, मुहावरों को डालते हैं, लोकोक्तियों को डालते हैं, ताकि ऐसा कथन रहता है जो समाज में कोई छाप छोड़ रहा हो, सिखा रहा हो, बच्चे के उद्देश्य को पूर्ण कर रहा हो। तो कुछ ऐसी बातें आप लिख सकते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभी इससे संबंधित ऊपर ही प्रश्न आया था, अभिप्रेरित क्यों करना चाहिए, सिद्धांत का क्या मतलब, बच्चों को कैसे हेल्प कर रहा है, अभिप्रेरणा से क्या लाभ होगा, बच्चे उससे क्या सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे, बहुत बेटर तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया है। नेक्स्ट लास्ट है अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना। अभी मैंने ऊपर ही आपको करवाया, इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पर नहीं लिखा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको 40 प्रश्न पूरे करवा दिए, जो कि 18 मिनट में करवाया। बहुत वक्त आपका नहीं लिया, 2 घंटे के पेपर मैंने आपको 10 मिनट 20 मिनट में करवा दिया। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के पेपर आपको अच्छे लगे होंगे और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसलिए आप लिखने के लिए मत परेशान हो। ठीक है, तो मैं आपको ये दे दूंगी। मुझे उम्मीद है कि भैया आपका 2022 का जो शिक्षण अधिगम का पेपर है वो काफ़ी बढ़िया आपने सॉल्व किया, आपको इंटरेस्ट आया, आपने सीखा, देखा कैसे क्वेश्चन आए थे। परेशान ना होइए, आपका भी अच्छा पेपर, बहुत ईजी पेपर होगा। कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे, थोड़ा आगे पीछे करके लिख लेंगे, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी। डरो मत हर चीज़ के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नई क्लास में, नया कुछ जानेंगे, सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।